चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः मध्यकालीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं आपके वनडे कंपटीशन में किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप कंपटीशन खासकर जो भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम के जो 10 दिन या एक सप्ताह जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है कि आप अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप पहले पढ़ चुके होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब पढ़ते हैं तो वो जो पिछला रहता है वो रिविज़न होता रहता है, ठीक है ना। तो इस समय कई आपके वनडे एग्ज़ाम जो है लगे हुए हैं, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ करके प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे कंपटीशन में बनता है। पूछा है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है, ठीक है ना। इधर जो है मुग़ल शासकों का नाम दिया है और उनके समय में जो कलाकार हुआ करते थे, चित्रकार, कवि, है ना, इस तरह से जो हुआ करते थे राज दरबार में, कौन किसके राज दरबार में हुआ करता था, या प्रमुख चित्रकार किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था, इस तरह से भी प्रश्न पूछता है। तो देखते हैं कि हुमायूं के समय में कौन कौन था चित्रकार। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली, एवाज अहमद समद, है ना, ऐसे दिए हैं। हुमायूं के समय में कौन कौन चित्रकार था? मीर सैयद अली, एवाज अहमद, दुस्समद, है ना, दुस्समद। तो ये हो गए। अकबर के समय में कौन था? अकबर के समय में दसामन, बसामन और अहमद थे, जिसमें दसामन जो है ये ऐसा चित्रकार था जिसने आत्महत्या कर ली थी अकबर के समय में। ये भी प्रश्न कभी कभी दे देता है। तो दसामन, बसामन, अहमद जो है अकबर के समय में थे। जहांगीर तो चित्रकला का सबसे अधिक प्रेमी रहा है और सबसे अधिक प्रश्रय भी चित्रकला को दिया था। लेकिन चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना अकबर के समय में हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहांगीर के समय में कौन कौन था? जहांगीर के समय मनोहर थे और बिशनदास थे। और शाहजहां के समय में कौन था? तो शाहजहां के समय में गोवर्धन और बालचंद, ये शाहजहां के समय में चित्रकार थे। तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है रूप चित्र का निर्माण किसके समय में हुआ था? जो रूप चित्रकारी का निर्माण हुआ था किसके समय में हुआ था? तो रूप चित्रकारी का निर्माण जो शुरुआत हुई थी अकबर के समय में हुई थी, है ना। रूप चित्रकारी जैसे चेहरे का चित्र बनाना, इस तरह का जो था, तो इसकी शुरुआत जो अकबर के समय में हुई थी। जहांगीर के समय में रूप चित्रकारी नहीं था, ये ज़्यादा प्रकृति पर आधारित जो है, या यूँ कहें कि जो इस तरह से प्राकृतिक दृश्य होते थे उसके चित्र बनाते थे, है ना। पशुओं के अधिक से अधिक चित्र बनाया जाता था। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुग़ल काल का कौन सा चित्रकार चित्रकारी के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी एवं भूदृश्य के चित्रण में कुशल था? अब देखिए पूछा है ना, ये क्वेश्चन जो है अब ये बारीकी से पूछ दिया है कि मुग़ल काल का कौन सा चित्रकार चित्रकारी के सभी क्षेत्रों, जैसे क्षेत्रों के रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी और भूदृश्यों के चित्रण के में कुशल था। तो वो कौन था? बसामन जो है ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। तो बसामन अभी पूछा है, ये अभी मैंने पूछा था। तो बसामन जो था वो अकबर के समय में चित्रकार था। अगला प्रश्न है अकबर ने अपने समय के किस संगीत एवं ध्रुपद गायन को कंठाभरण विलास की उपाधि दिया था? यानी कि ध्रुपद गायन शैली का सबसे संगीतकार जो था, ध्रुपद गायन शैली का संगीतकार रहा है तानसेन, जिसने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया था तानसेन ने। इसे अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण विलास, है ना, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है अकबर ने तानसेन को दिया था। तो ध्रुपद गायन शैली का इसने विकास किया था।
अगला है, शाहजहां ने संगीत से जुड़े किस व्यक्ति को गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने संगीत से जुड़े किस व्यक्ति को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तो गुण समुंदर की उपाधि शाहजहां ने किसे दी थी? किसे दी थी? लाल खां को दी थी। किसे दी थी? लाल खां को दी थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पूछा है, औरंगजेब के समय में संगीत की पुस्तक मान कौतूहल का अनुवाद किसने राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को सौंपा था? तो मान कौतूहल का अनुवाद जो है राग दर्पण में किया गया था। तो किसने ऐसा कार्य किया था? किस लेखक ने? फ़कीरुल्लाह ने किया था, है ना। फ़कीरुल्लाह ने मान कौतूहल का फारसी में अनुवाद करके, नहीं, मान कौतूहल फारसी में अनुवाद था, इसका हिंदी अनुवाद राग दर्पण में करके इसने औरंगजेब को सौंपा था। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में लिखे गए फारसी एवं संस्कृत भाषा के कोश फारसी प्रकाश की रचना किसने की थी? तो फारसी प्रकाश की रचना किसने की थी? ये कह रहे हैं कि फारसी प्रकाश यानी कि जो फारसी और संगीत भाषा का कोश माना जाता है, इसकी रचना अकबर के समय में कौन किया था? तो पद्म शंकर ने। देखिए गुण प्रश्न है, ये बड़े कंपटीशन में पूछता है। तो पद्म शंकर ने फारसी प्रकाश की रचना की थी, जो फारसी और संस्कृत दोनों का मिश्रण रहा है। अगला प्रश्न है, इधर सुमलित सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है आपको। तो देखिए इधर पुस्तकों का नाम दिया है और इधर जो है उसके लेखकों का नाम दिया है, किसने किसने लिखा था। तो सबसे प्रसिद्ध देखिए रहा है और सबसे इजी भी है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ये बाबर की बहन थी। अकबर नामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, है ना। मुंतखब उल तवारिक की रचना किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तुझके जहांगीर, तो जैसा कि भाई प्रसिद्ध रचना है तुझके जहांगीर, ये जहांगीर की आत्मकथा है। पादशाह नामा किसने लिखा था? तो पादशाह नामा किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब मुंतखब उल लुबाब, तो मुंतखब उल लुबाब किसने लिखा था? खफी खान ने लिखा था। इस तरह से आप मैच करा देंगे तो मिल जाएगा आपको 3, 4, 1, 2, 6, 5 इस तरह मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली रचना है मजब उल बहरैन। मजब उल बहरैन का मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन। तो मजब उल बहरैन की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने की थी। दारा शिकोह, तो ये शाहजहां का पुत्र रहा है। ये फारसी, अरबी भाषा, हिंदी भाषा, कई भाषाओं का ज्ञाता भी रहा है ना। तो ये जो है मजब उल बहरैन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को पहचानना है आपको, है ना। तो देखते हैं, रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, सही है। यार ए दानिश पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, ये भी सही है। यार ए दानिश जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अगला है, तीसरा है, रामायण का अनुवाद 1589 में बदायूनी ने किया था। यानी कि रामायण का अनुवाद हिंदी में फारसी में बदायूनी ने किया था 1589 में, ये भी सही है ना। चौथा है, बाबरनामा का फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था, तो जिसे कहा जाता था तुझ के बाबरी, तो ये भी सही है। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया था, नहीं, यही गलत है। भागवत पुराण का अनुवाद जो है फारसी में फैजी ने नहीं किया था, दारा शिकोह ने ही किया था। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ही सही है। 1, 2, 3, 4 सही। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता भी कहा जाता था? यानी किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? तो रेख्ता जो है ये उर्दू का पुराना नाम था, उर्दू भाषा का पुराना नाम रेख्ता हुआ करता था, तो रेख्ता ही उर्दू भाषा थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से फिर मिलान करना है आपको।
तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करते हैं, देखते हैं। एरिया है, हाँ, ये जो मनसबदारी व्यवस्था रही है और उस मनसबदारी में जो परिवर्तन हुए थे, तो किस किस शासकों ने कब कब मनसब को परिवर्तित किया है और कौन कौन से शब्द जोड़े थे। तो देखते हैं, ये पूछ रहा है कि मनसब व्यवस्था में सवार पद की शुरुआत किसने की थी। तो मनसब व्यवस्था में सवार पद की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी सवार पद की शुरुआत। अगला प्रश्न है, मनसब व्यवस्था में दुअप्पा सियप्पा की शुरुआत किसने की थी? तो दुअप्पा सियप्पा की शुरुआत किसने की थी? तो दुअप्पा सियप्पा की शुरुआत जहांगीर ने की थी, दुअप्पा सियप्पा, है ना। अगला प्रश्न है, मनसबदारों की अपने पद हेतु निर्धारित संख्या का कम से कम 1/4 फौजी टुकड़ियां अवश्य रखनी होगी, अनिवार्य किया। यानी कह रहे हैं कि जो मनसबदार हुआ करते थे, पद की जो संख्या कम था तो कम से कम 1/4 फौजी टुकड़ियां अवश्य रखनी होती थी। यह कार्य किसने किया था, यही पूछ रहे हैं। तो यह कार्य किसने किया था? शाहजहां ने किया था यह कार्य, है ना। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में नई प्रणाली मशरूत की शुरुआत किसने की थी? तो मशरूत की शुरुआत किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो मशरूत का मतलब होता है कंडीशनल, है ना। तो इस तरह से आप मैच करा देंगे तो आपको मिलेगा 3, 1, 4, 2, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने किया था? तो करोड़ी नामक, जैसा कि जानते हैं, तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है। तो करोड़ी नामक जो राजस्व अधिकारी था उसकी नियुक्ति किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासन की दृष्टि से मुगल सम्राट विभाजित था। तो प्रशासन की दृष्टि से मुगल सम्राट विभाजित था, कितने भागों में विभाजित था? तो देखते हैं, पहला जो प्रशासन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन सबसे बड़ी इकाई थी सरकार। सरकार को परगना में, परगना को दस्तूर में, दस्तूर को मावदा में और मावदा को नागला में विभाजित किया गया था। तो सरकार सबसे बड़ी इकाई थी, नागला सबसे छोटी। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा। तो सरकार, परगना, दस्तूर, मावदा और नागला। इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है कई बार। अगला प्रश्न देखिए, इधर भी सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलाना है। तो इधर मुगल शासक दिए गए हैं और उनके समय में सूबों की संख्या कितनी हुआ करती थी। तो देखते हैं, अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 थी, है ना। देखिए, अकबर के समय में और जहांगीर के दोनों के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? 15 थी। शाहजहां के समय में सूबों की संख्या 18 थी और औरंगजेब समय में 20 थी। यानी सबसे अधिक संख्या सूबों की औरंगजेब के समय में 20 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अकबर की जाप्ती एवं आईने दहसाल प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्य करता था? तो टोडरमल तो अकबर से पहले भी इसने एक तरह से आईने दहसाल विभाग का प्रमुख रहा है, या आईने दहसाल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो टोडरमल जो है शेर शाह सूरी के समय में भी टोडरमल रहा है। तो आईने दहसाल जो प्रणाली का जन्मदाता है अकबर के पूर्व, वह शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करता था टोडरमल। अगला प्रश्न, दक्षिण में आईने दहसाल एवं जब्ती प्रणाली की शुरुआत जहांगीर के समय में किसने किया था? यानी दक्षिण भारत में पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में जहांगीर के समय में कौन आईने दहसाल और जब्ती प्रणाली को देखा करता था? तो मुर्शीद कुली खां को ही दक्षिण भारत में आईने दहसाल और जब्ती प्रणाली का प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो एकमात्र हिंदू शासक हेमू को माना जाता है ना, हेमू था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है।
तो एक बार फिर पढ़ देते हैं कि मुस्लिम काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो कौन था? हेमू विक्रमादित्य। अगला है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो आना का शुरुआत शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शराब एवं भांग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो शराब एवं भांग जो है पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक औरंगजेब था। वह एक तरह से हराम मानता था शराब पीना और भांग खाना, तो इसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? तो पुर्तगाली तो ही तंबाकू के जन्मदाता माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले किस मुगल शासक के समय में शुरू किया था? तो जहांगीर के समय में। तंबाकू की खेती की प्रारंभ पुर्तगालियों ने जहांगीर के समय में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न इमारतों में से किसे विश्व धरोहर स्मारक सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर स्मारक सूची में किसे शामिल किया गया? कुतुब मीनार को शामिल किया गया, ये भी सही है ना। हुमायूं के मकबरे को भी शामिल किया, ये भी सही है। एतमादुल्लाह का मकबरा नहीं है, तो इसमें घ सही हो जाएगा, क और ख दोनों सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अकबर के किस निर्माण कार्य को फर्गुसन ने पत्थर में रोमानी कथा कहा? यानी कि अकबर के द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया, तो फर्गुसन क्या कहता है कि पत्थर में रोमानी कथा किसे? जामा मस्जिद। अकबर द्वारा जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था उसे फर्गुसन क्या कहता है? पत्थर में रोमानी कथा। अगला प्रश्न है, अकबर के विषय में किस इतिहासकार ने कहा बादशाह ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई? ये किसने कहा था? तो ये तो अकबर के समय में किसने कहा था इस बात को? अबुल फजल ने कहा था। इस बात को अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने क्या कहा था, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। अकबर के स्मारक निर्माण कार्य को देख करके अबुल फजल ने कहा बादशाह ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई। तो इस तरह से ये कथन अबुल फजल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुम्बद का निर्माण नहीं कराया गया है? तो अकबर के मकबरे में गुम्बद का निर्माण नहीं कराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग कहा जाता है? यानी सबसे अधिक संगमरमर का यदि प्रयोग किसी ने किया था तो वह शाहजहां रहा है। तो शाहजहां के शासन काल को ही वास्तुकला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है, या वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना, या स्मारक का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह शाहजहां के समय को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण युग या चरमोत्कर्ष काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के समय में। इस तरह से एक प्रश्न। अकबर के समय को क्या कहा जाता है? अनुवाद विभाग का प्रमुख था ये। तो सबसे अधिक जो है पुस्तकों का जो अनुवाद फारसी से हिंदी, हिंदी से फारसी, उर्दू में, अरबी में करने का कार्य जो है अकबर के समय में ये कार्य हुए थे। इस तरह से अकबर के समय में साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है ना, साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के समय। अगला प्रश्न पूछता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, प्रथम क्लासिकल युग गुप्त काल को माना जाता है, द्वितीय क्लासिकल युग किसके समय को माना जाता है? तो द्वितीय क्लासिकल युग मुगल काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट में विदेशी यात्री ये हैं और सेकंड में मुगल शासक हैं। तो कौन विदेशी यात्री किस मुगल शासक के समय में भारत आया था, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो फादर मोसेरात किसके समय में आया था? तो फादर मोसेरात अकबर के समय में भारत आया था।
अब देखते हैं विलियम हॉकिंस, विलियम फिच और सर टॉमस रो किसके समय में आए थे? जहांगीर के समय में आए थे। फ्रांसीसी बर्नियर किसके समय में आया था? तो बर्नियर जो आया था शाहजहां और औरंगजेब के समय में। दोनों का कार्यकाल बर्नियर ने देखा था। जीन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, तो जीन बैप्टिस्ट तेवर्नियर जो है किसके समय में आया था? शाहजहां के समय में आया था। ठीक है, कभी कभी इस तरह से इसी में से प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेश यात्री शाहजहां औरंगजेब दोनों का कार्यकाल देखा था? तो शाहजहां औरंगजेब दोनों का कार्यकाल जो है बर्नियर ने देखा था। इस तरह से भी प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण वाला एवं वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? देखिए ये पूछा है ना कि वेदों को कुरान की तरह मानने वाला, यानी कि एक तरह से उदारवादी शासक के रूप में इसका नाम लिया जाता है। तो कौन था? तो शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह, इम्पोर्टेंट है, दारा शिकोह रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है आपके कंपटीशन में इस तरह से पूछ चुका है। आगे की तरफ देखते हैं। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल युगीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा? तो यदुनाथ सरकार इतिहासकार रहे हैं, तो किस मुगल युगीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा गया था? तो मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी एक ऐसी पुस्तक है जिसे मुगल राज का गजेटियर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है तुझके जहांगीरी पुस्तक का अंतिम रूप से किसने लिखा था? तो तुझके जहांगीर पुस्तक को अंतिम रूप से किसने दिया? तो अंतिम रूप से किसने लिखा था? क्योंकि तुझके जहांगीर जो जहांगीर की आत्मकथा है, यह जहांगीर की मृत्यु पर अधूरी रह गई थी। इसे पूरा किया था मोहम्मद हाफदी ने इसे अंतिम रूप से पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से किया था? तो उपनिषदों का यानी 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर महान रहस्य के नाम से किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो दारा शिकोह ने। 52 उपनिषदों का अनुवाद ही सिर-ए-अकबर कहलाता है, जिसे किसने पूर्ण कराया था? दारा शिकोह। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर काबिल ने किस कवि को बंगाल का कैब्र कहा था? तो किस कवि को बंगाल का क्रैब कहा था? तो देखते हैं, ये होगा मुकुंदराम चक्रवर्ती को। ये मुगल काल की राजकीय भाषा भी कई बार आ चुका, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में कौन सी असत्य है? तो अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है? शौकी को आनंद खां। देखिए अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में कौन सी असत्य है? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कमल, सही है ये। बीरबल को कवि प्रिय, ये भी सही है। नरहर को महापात्र, ये भी सही है। शौकी को आनंद खां, यही नहीं सही है, यही असत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है वह कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण के प्रसिद्ध कवि शमसुद्दीन बली को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो दक्षिण का ये प्रसिद्ध उर्दू प्रचार प्रसारक रहा है शमसुद्दीन बली। इसे कहा जाता है शमसुद्दीन बली दक्कनी। तो किसके दरबार में ये रहा करता था या किसने आमंत्रित किया था, यही पूछ रहा है वो। तो किसने आमंत्रित किया था? मोहम्मद शाह ने इसे
आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के संरक्षण में भित्त चित्रकारी की शुरुआत की थी? तो भित्त चित्रकारी की जो शुरुआत हुई थी किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में। भित्त चित्रकारी अकबर के समय में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण के बांग्ला भाषा में अनुवादक कौन थे? तो वाल्मीकि रामायण के बांग्ला भाषा में अनुवादक कौन थे? कृत्तिवास। इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न कई बार आया है। तो कृत्तिवास ने वाल्मीकि का जो रामायण है उसे बांग्ला भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? तो किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? किस जाट नेता को? तो प्लेटो की उपाधि दी गई थी सूरजमल को। सूरजमल को प्लेटो की उपाधि दी गई थी। ये जाट नेता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव के किस मुगल शासक के काल में दिखाई देता है? यूरोपीय चित्रकारी का सबसे अधिक प्रभाव जो है ये पूछ रहा है किस मुगल शासन काल में दिखाई देता है? यूरोपीय चित्रकारी का सबसे अधिक प्रभाव किसके समय में दिखाई देता है? जहांगीर के समय में। ये पूछा भी है तो जहांगीर के समय में दिखाई देती है यूरोपीय चित्रकारी का सबसे अधिक प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? यानी मराठों का जो उत्कर्ष हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या है? तो मराठों के उत्कर्ष का सबसे प्रमुख कारण क्या है देखते हैं। तो देखते हैं मराठों के उत्कर्ष का प्रमुख कारण। पहला है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति सही है ना। उसके बाद दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी सही है। तीसरा है तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, ये भी सही है। और चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्राप्त करना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दक्षिण से कोई सैन्य सहायता प्राप्त नहीं हुई थी शिवाजी को। पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये भी सही है। तो चौथा नहीं होगा, तो होगा 1, 2, 3, 5, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, माता जीजाबाई का। अगला प्रश्न है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ये देखिए, ये तो छोटे छोटे कंपटीशन में इस तरह से प्रश्न जो है बहुत आते हैं। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक किसे माना जाता है? तो दादा कोंडदेव को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, देखिए राजनीतिक और संरक्षक दादा कोंडदेव। यदि आध्यात्मिक पूछ दे आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो गुरु रामदास को मानेंगे। देखिए यहाँ समझने की बात है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दादा कोंडदेव और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास को मानेंगे। अगला प्रश्न है शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? मालव प्रदेश। प्रारंभिक कार्यस्थली मालव प्रदेश। अगला प्रश्न है मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुरु रामदास ने। यानी मराठों में राष्ट्रवाद की भावना जो है भरने का कार्य गुरु रामदास ने किया था। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो 1646 में जो किया था तोरण के किले पर सबसे पहले अधिकार किया था। अगला प्रश्न है जावली के किले पर अधिकार के बाद शिवाजी की सैन्य क्षमता एवं आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। पूछ रहा है कब बनाई थी, है ना? तो शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाई थी? अप्रैल 1656 में। इम्पोर्टेंट है, रायगढ़ की जो राजधानी बनाई थी अप्रैल 1656 में। अगला प्रश्न है अफजल खां जिसे शिवाजी ने पार नामक स्थान पर परास्त कर हत्या कर दी, किस राज्य से संबंधित था? तो अफजल खां किस राज्य से संबंधित था? बीजापुर से। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। मराठों से पूर्व गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मराठों से पूर्व जो है गुरिल्ला युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो किसने किया था? मलिक अंबर ने। छापामार या गुरिल्ला युद्ध जो है मराठों के पहले मलिक अंबर ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो जय सिंह शिवाजी के मध्य, शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है औरंगजेब को यह किसने लिखा था कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे? ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को यह किसने लिखा था कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे? किसने कहा था? जय सिंह ने कहा था। जय सिंह ने औरंगजेब से कहा था कि शिवाजी को मैं एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध दूंगा। अगला प्रश्न है शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो 1660 में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया था? तो किस किले को जीतकर सिंहगढ़ रखा था? कोंडाना किले को जीत करके उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया था। कब जीता था? 1670 में। अगला प्रश्न है शिवाजी को कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो छत्रपति की उपाधि जो धारण की थी वो राज्याभिषेक के बाद की थी। कब की थी? यह जून 1674 में। जून 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उसी समय छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्टाचार्य या श्री गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण रहे हैं। अगला प्रश्न है किसने हैदो धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी? तो किसने हैदो धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने। ये भी एक उपाधि रही है जो राज्याभिषेक के बाद इन्होंने धारण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान निम्न में से कौन सा था? तो अंतिम सैन्य अभियान जो रहा है कर्नाटक अभियान रहा है। इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक अभियान अंतिम सैन्य अभियान। अगला है सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। और इधर जो है सूची फर्स्ट में मतलब उन क्षेत्र के प्रशासक
के नाम दिए गए हैं कि कौन प्रशासक किस क्षेत्र में नियुक्त था या कौन सा कार्य किस क्षेत्र में देखा करता था। तो देखते हैं, पूना से लेकर सलहेर एवं उत्तरी कोंकण तक किसका क्षेत्र था? मोरोपंत पिंगले का क्षेत्र था। मोरोपंत पिंगले का पूना से लेकर सलहेर और उत्तरी कोंकण तक था। उत्तरी कनारा तथा दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र कौन देखा करता था? अन्नाजी दत्तो देखा करते थे, है ना। दक्षिण का क्षेत्र दत्ते। अगला है दक्षिण क्षेत्र, जिसमें सतारा से लेकर धारवाड़ एवं कोफाल तक का क्षेत्र कौन देखा करता था? दत्ताजी पंते देखा करते थे कोफाल का क्षेत्र। अगला है आसनी, जिंजी, बैलोर, अंसी एवं अन्य जिले जिन्हें शिवाजी ने हाल ही में जीता था, ये देखा करता था कौन? अधिग्रहण सेना के अधीन था। ये सेना के अधीन कर दिया था शिवाजी ने। कौन कौन सा क्षेत्र? आसनी, जिंजी, बैलोर और अंसी, ये सभी जो है शिवाजी ने इसे जीत करके सेना के अधीन कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, माप की इकाई के रूप में काठी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किसने करवाया था? तो काठी और मानक छड़ी का प्रचलन किसने करवाया था? शिवाजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय में किसने विस्तृत सर्वेक्षण कराकर नया भू राजस्व निर्धारित किया था? तो विस्तृत सर्वेक्षण कराकर नया भू राजस्व निर्धारित किया था। तो भू राजस्व निर्धारित किया था पेशवा जी है अन्नाजी दत्तो ने किया था। अन्नाजी दत्तो ने एक सर्वेक्षण कराकर एक नया भू राजस्व निर्धारित किया था शिवाजी के समय में। तो इस तरह से आपके प्रश्न जो है कंपटीशन परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।